खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। मैं हूँ जरी जलील। नाजरीन, सैलाबी रेला जिसने पहले अपर पंजाब नॉर्थ पंजाब में तबाही मचाई, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। जनूबी पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के पानियों ने मिलकर काफ़ी सारे इलाकों को डबो दिया है, जिसमें बहावल नगर का इलाका शामिल है, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं, अलीपुर के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, इस तरह से दीगर जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, रहीम यार ख़ान वग़ैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही आई है। और वहाँ जो सबसे ज़्यादा नुकसान हम देख रहे हैं जो किसानों की हुआ है, और जो फसलें खड़ी हुई थी उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो ज़रूरी रकबा है वो ज़ेरे आब आया है। अभी तक दादोशुमार के मुताबिक, सरकारी दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 1.3 मिलियन एकड़ जो ज़रूरी रकबा है वो तबाह हुआ है। और उस पर खड़ी जो फसलें थी, जिसमें चावल की फसल थी, जिसमें कपास की फसल थी, इसके अलावा जो कॉर्न की फसल होती है वो जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है वो किसानों की लाइफ स्टॉक को हुआ है, जो उन्होंने मवेशी पाले हुए थे। अब तक के दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 8,000 से ज़्यादा जो जानवर थे, जिसमें छोटे बड़े दोनों जानवर शामिल थे, उनका नुकसान हुआ है। और अगर हम इसको पैसों में देखें तो ये तकरीबन 0.5 बिलियन रुपयों का नुकसान बनता है। अभी हमने हाल ही में जनूबी पंजाब का दौरा किया, वहाँ पे रिलीफ कैंप में गए। वहाँ पे लोगों को जहाँ एक तरफ अपने खाने पीने की फ़िक्र थी, वहाँ अपने से ज़्यादा उनको अपने मवेशियों के चारे की फ़िक्र थी। और वो बार बार हुकूमत से ये कह रहे थे कि बेशक उनको खाना ना मुहैया हो, लेकिन उनके जो जानवरों का चारा है वो ज़रूर मुहैया किया जाए, क्योंकि यही वो जानवर हैं जिनके सहारे वो सैलाब के बाद अपनी नई ज़िंदगी सफ़र का जो है वो शुरू करने के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। उनका क्या कहना था, आइए हम आपको इस सवाल से पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर उन्होंने ये अजाला पूरा ना किया तो मैं धमकी नहीं दे रहा, उनकी खैर खाई के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही जैसे हमारे मकानात गिरे हैं, उनके एमपी और एमएनए ऐसे ही गिरेंगे अगर उन्होंने किसी की दाद रसी ना की तो। यह है वो जज्बात जो आपको जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में जा बजा दिखाई और सुनाई देते हैं, जहां लाखों लोगों को सैलाब ने घर से बेघर कर दिया है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के कई हज़ार लोग अपने मकानात के गिर जाने या सैलाबी पानी में गिरे होने की वजह से महफूज पनाहगाहों की तलाश में हैं। पंजाब हुकूमत ने इन लोगों को पनाह देने के लिए मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, जिनमें कई सौ ख़ानदान पनाह लिए हुए हैं। इन कैंपों में पनाह लिए लोगों को 3 वक्त का खाना तो मैसर है, लेकिन इनको कपड़ों और जूतों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सैलाबी पानी इतना अचानक आया था कि वो कोई सामान अपने साथ ना ला सके। 3 टाइम खाना मिलते है, सवेरे खाना मिलते है, दोपहर को मिलते है, शाम को मिलते है। तो कमी एक चीज़ दी है कि जड़ी भी कपड़े छपड़े का धोवा देखता नहीं, कपड़े फाटे पड़े पीछे सामान रखते हैं, ऐसे सामान अगले बेड़े तो चोर लड़ के अपने घर धोएगा सारा। जब भी मकान पानी डिग्या पे आए अरे उत्ते बक्से सारे रह गए, वो भी चोर ढोए गए सारे। सारे को कोई चीज ना आई, मैं सिर्फ अल्लाह दी फरियाद करके मैं बाले को काट दे, या मेरा दिया जुआन माने मैं बेक नु जान मंगिए, मैं उत्थान बिलाए इतना मैं सिर्फ रोटी वास्ते आनिया दिया जो शर्म को नहीं आ सकता, मेरे को कुछ भी नहीं, मैं उन्हें को गेंद दे सकता, मेरे को नहीं कुछ। मैं जुच्चा बिने को मांगते पर मैं जुच्चा गिनन जोगी कहना मैं अल्लाह से नहीं था, पहले सब कुछ पहले लड़ गई। कैंपों में मौजूद कुछ अफराद को अपने जानवरों के चारे की फ़िक्र हर वक्त रहती है, क्योंकि ये जानवर उनका कुल सरमाया है और पानी उतरने के बाद अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने में ये मवेशी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। मुझे खाना मिल रहा है, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा मेरी भैंसों के चारे की फ़िक्र है। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि बेशक मुझे खाना ना दें, लेकिन मेरे जानवरों के लिए वनडे का बंदोबस्त कर दें। मैं तो खुद खाना ढूंढ ही लूँगा, लेकिन अगर जानवर कमज़ोर हो गया या मर गया, मेरा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। हमें जानवरों का चारा और साइलेज बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। कुछ जानवर पानी में बह गए, जो बच गए हैं उनके लिए चारा ही नहीं है। हमने इन जानवरों के सहारे ही दोबारा ज़िंदगी शुरू करनी है, और ये अब हमारा आखिरी असासा है। कैंपों में मौजूद लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके घरों की दोबारा तमीर के लिए हुकूमत को माली मदद लाजमी करना होगी, क्योंकि इनके पास सैलाब के बाद कुछ बाकी नहीं बचा। खाने के लिए यहाँ कोई मसला नहीं है, बाकी जो इनके ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, हमें वो मैसर नहीं हो रही। इनके जो बर्तन वगैरह यहाँ पे होते हैं, जो राशन मिलता है, वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। बाकी हर चीज़ इधर खाना पीना और सब कुछ मिल रहा है।
अच्छा, और दवाइयाँ जो आपकी जो फैमिली आई हुई हैं खवातीन, हाँ, उनको क्या कोई दवाइयाँ जो हैं जो ज़रूरत की होती हैं थोड़ी थोड़ी वो मिल रही हैं बस। नुकसान है? पीछे मेरा घर सब खत्म हो गया है। जिस तरह सब कुछ नया बनता है ना, उसी तरह हमने नया बनवाना जाके। हमारा बिल्कुल भी खत्म हो गया, हर चीज़ डिग डूब गई है। तो कुछ सामान बचा सके? सामान नहीं बचा सके, गिर गया। अब वहाँ डकैतियाँ चोरियाँ शुरू हो गई हैं। अब वो जो ना जो आते हैं चोर रात को आते हैं, वो सब कुछ जो बचा हुआ है ना वो सब उठा के लेके जा रहे हैं। हमारा घर बस्ती पठान वाला मोची पनुए में है, तहसील जलालपुर में। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, एक ही मुतालबा है कि जो मरियम नवाज साहबा जो हमारे जलालपुर में मुतालबा करके बता के गई, यहाँ भी आप सब के मुतालबे पूरे होंगे, मकानात के, जानों के और ज़मीनों के काश्त के अजाला होगा। बस हमारा यही मुतालबा है। और खाना तो हमें मिल रहा है, जैसे कैसे गुजारा कर लेंगे। घरों को जैसे लौटेंगे, फिर हमारा अगला इम्तिहान वहाँ होगा शुरू कि आया वहाँ क्या पोजीशन है दीवारों की, मकानों की। सलाह मुतासरीन को कैंपों में सर छुपाने की जगह और 3 वक्त का खाना तो मिल रहा है, लेकिन कैंपों में मौजूद हर शख्स के जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि जब पानी उतर जाएगा तो वो अपना सब कुछ दोबारा कब और कैसे बनाएंगे। अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए अब इनकी नज़रें हुकूमत की तरफ हैं कि वो कैसे अपने बुलंद दावों और वादों को कितनी जल्दी पूरा करती हैं। नाज़रीन, ये आपने रिपोर्ट देखी। अब ये ज़राई माहिरीन भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर किसानों को रिहेबिलिटेट ना किया गया, उनको जो है आसान शराइत पे कर्ज़े ना दिए गए और टाइम से जो है नई फसलों की काश्त ना की गई, तो हो सकता है कि पाकिस्तान अगले साल ग़ज़ाई बहरान का शिकार हो जाए। तो ग़ज़ाई बहरान से बचने के लिए क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और किसानों की रिहेबिलिटेशन कितनी ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फ़रूक तारिक साहब को, जो कि हकूक़ खल्क़ पार्टी के मरकज़ी सदर हैं। इसके साथ साथ वो किसान राब्ता कमेटी, जो कि पाकिस्तान भर के किसानों की एक नुमाइंदा तंजीम है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनसे हम बात करेंगे और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया फ़रूक तारिक साहब, आपने हमें राइट्स वॉच में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें उनका नुकसान हुआ है। सरकारी दादोशुमार अब तक तकरीबन 1.3 मिलियन एकड़ जो है ज़मीन को बता रहे हैं कि वो तबाह हुई है। तो किसानों का जो नुकसान है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फाइनेंशियल लॉसेस देखें तो वो कितना हुआ है, और उसके लिए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लॉसेस को पे ऑफ करने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन सैलाब था। ख़ास तौर पे पंजाब के 3 दरिया जिस तरह एक साथ उनमें सैलाब आया, उसका ज़्यादातर जो है वो नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। शहरों में भी हुआ है, वहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी जो मैपिंग है वो थोड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज इन्होंने कुछ टीमें तश्कील दी हैं जो पंजाब भर में नुकसान का जायज़ा लेंगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप महकमा ज़राएत जो आपके पास मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि जहाँ जहाँ 28 अजला में ये सैलाब आया है, जहाँ पे 43% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ज़ेरे आब आ गई है, उसके अंदाज़ा लगाएं। इन्होंने क्लाइमेट एमरजेंसी अनाउंस की है। उसका मतलब तो यही है कि आप किसानों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाकर उसका मदावा करें। लेकिन हो ये रहा है कि ये जिस दिन ये मूंजी की जो फसल है उसका रेट गिर गए हैं इस वक्त जो है, और बजाय इसके कि किसानों को इमरजेंसी का फायदा होता, वो अब नुकसान हो रहा है। और इस लिहाज से पंजाब की हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फरूक साहब, यही आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी अभी सैलाब के से ज़्यादा इलाकों का दौरा किया। आपको पता है कि अभी जिस तरह आपने बताया कि ये मूंजी की काश्त को काश्त करने के बाद फौरी बाद थोड़े दिनों के बाद ये गंदम की काश्त का अमल शुरू हो जाता है, तो उसके लिए जो बीज होते हैं वो भी छोटे किसानों ने अपने घरों में ज़ख़ीरा किए होते हैं, तो वो भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो एक तो वैसे ही माहिरीन ख़बरदार कर रहे थे कि जिस तरह गंदम का रेट इस दफ़ा नहीं दिया गया था, तो गंदम की काश्त में कमी वाक़ई हो सकती है, और अब ये किसान, ये जो सैलाब आया है इसके बाद मज़ीद ख़दशा है। तो अगर फौरी तौर पे अगर आपको लग रहा है कि गंदम की काश्त को बढ़ाने के लिए हुकूमत को किन इक़दाम करने की ज़रूरत है, और क्या अगर गंदम की काश्त बर वक्त सही तरीके से ना की गई तो क्या पाकिस्तान के अंदर
खुराक की कमी का अगले साल कोई कमी का शिकार हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में शदीद ज़रई बहरान आने वाला है। ये सैलाब का एक शाखसाना जो है वो ज़रई जो है वो बहरान होएगा, जिसका मतलब ये है कि बड़ी फसलें जो पाकिस्तान के इस वक्त हैं, कपास है, मकई है, गंदम है, शुगर है, इनका बड़ा नुकसान हो गया है और होगा। और गंदम के सिलसिले में इन्होंने 3900 रुपया एक मन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया हुआ था, लेकिन एन वक्त के ऊपर इन्होंने पिछले साल वो खरीदने से इनकार कर दिया और किसानों को अपनी जो गंदम थी वो 1800, 2000, 2200 में बेचनी पड़ी। और उस वक्त फिर जब गंदम काश्त करनी थी तो मरियम नवाज साहिबा ने काफी इंसेंटिव देने की कोशिश की। मैं ट्रैक्टर्स दूंगी, मैं ये सोलर पावर आपको दूंगी, लेकिन इसके बावजूद 9% गंदम पिछले साल कम हुई थी इनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करने में। भारत में 22 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करना था, जिसके खिलाफ मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एक तारीखी जो मार्च हुआ था, दिल्ली का जो गिराव हुआ था, 1 साल वो गिराव जारी रहा, जिसके बाद उन्हें वो 4 बिल वापस लेने पड़े थे। इन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया। वो तो पार्लियामेंट में गए, बिल लेके आए, तो इन्होंने तो ऑटोमेटिक ही खत्म कर दिया। फिर पास्को डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं। पास्को वही इदारा था जो इनसे खरीदता था और उससे हमें शिकायत थी, लेकिन वो एक पब्लिक सेक्टर का इदारा था जहां कम से कम किसान को ये अंदाजा था अगर मैं इतनी गंदम बेचूंगा तो इतने पैसे तो मुझे लाजमी मिल जाएंगे। तो एक तो हम ये कहते हैं कि आप गंदम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फौरी ऐलान करें। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी देनी है तो उसको रिस्टोर करें इस सिस्टम को, और पब्लिक सेक्टर के जो महकमा खुराक के अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज ना करें, उन अदारों को मजबूत करें, उनको डेमोक्रेटाइज करें, उनमें अगर करप्शन है उनको खत्म करें, वो जो उनकी कमजोरियां हैं उनको देखें, लेकिन उनको प्राइवेटाइज करने से गंदम भी महंगी होगी। अच्छा फारूक साहब, आपने क्रॉप्स के बारे में काफ़ी बात की, लेकिन आप लाइफ स्टॉक के ऊपर हम अगर मूव ऑन टू द लाइफ स्टॉक, तो मवेशियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसके बारे में हुकूमत ने कोई ऐसा पैकेज किसानों को दिया हो, किसी जानवरों के चारे का या इलाज का, कोई इस तरह से आपने देखा है? ये गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कोई 2 मिलियन के करीब जानवर जो हैं वो महफूज मकामात पर पहुंचाए हैं। ये तो महफूज मकामात पर पहुंचाने का मतलब भी ये है कि अगर वो एक भैंस दूध दे रही थी तो उसका दूध तो खत्म हो गया, क्योंकि वो नई जगह पे आप शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था किसानों को अपने लाइफ स्टाइल का, फौरी तौर पे फायदा जो था वो भी खत्म हो गया, और फिर ले जाने आने में जो जानवर है वो कमजोर होता है। मेरे बड़े भाई जो है उनकी ये डेयरी फार्म है, वो लाहौर में भैंसें लाते थे। जब लाहौर में एक बड़ी एग्रीकल्चर नुमाइश होती थी, उनकी भैंसें जो हैं वो पंजाब में पहले दूसरे नंबर पर दूध देने वाली भैंसों में शुमार होती थी, लेकिन वो 10 दिन पहले भैंस ले आते थे। तो मैंने कहा भाईजान नुमाइश तो 10 दिन बाद है, तो वो कहते थे नहीं ये भैंस दूध कम देगी क्योंकि सफर से आई है और ये थोड़ा इसको टाइम चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने में, तो इसलिए हम इनको 10 दिन पहले ले आते हैं। तो एक तो ये भी नुकसान हमें नजर आएगा। लाइफ स्टॉक का बड़ा नुकसान हुआ है। जो जो देहात अंडर वाटर आए हैं वहां जानवर का सबसे ज्यादा नुकसान, और खास तौर पे इस वक्त लाइफ स्टॉक ही है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की थोड़ी सी ग्रोथ जो पिछले साल 2% ये क्लेम करते हैं वो लाइफ स्टॉक की वजह से हुई है, ये इनकी फसलों की वजह से नहीं हुई। अगर लाइफ स्टॉक निकाल दें तो इनकी ग्रोथ भी पिछले साल कम होनी थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो माइनस में चली गई थी, ये एग्रीकल्चर ग्रोथ लाइफ स्टॉक की वजह से, चूंकि अफगानिस्तान को बहुत जानवर जाते हैं और इस तरह पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे जो ईद का मौका है उस पे बेशुमार किसान पूरा साल इंतजार करते हैं ईद का कि वो जो बकरे या भेड़ें या जो भी उन्होंने पाला हुआ उसका उन्हें कुछ फायदा हो सकेगा। तो इस नुकसान का भी प्रॉपर तरीके से अंदाजा लेने की जरूरत है। अच्छा फरूक साहब, अभी जो है सैलाबज़दा इलाके, अभी हम बात करें अगर उन इलाकों की जहाँ पे तकरीबन 20-25 दिन पहले पानी होकर गया है, मैं बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद की, झंग की,
है जो सियालकोट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी भी पानी खड़े होने के चीज़ें हैं। तो पानी जो है वो तो वक्त के साथ साथ निकलेगा, ज़मीन भी सैचुरेट है, तो इसकी फौरी ड्रेनेज के लिए आपको लगता है कि हुकूमत को कोई इकदाम करने चाहिए ताकि अगली जो फसलें आ रही हैं वो बर वक्त उनकी बुवाई हो सके? देखिए, सैलाब जो है ना वो सिर्फ नुकसान नहीं करता फौरी तौर पे, वो जो ज़मीन में मट्टी छोड़ जाता है, जो ज़मीन में कीचड़ छोड़ जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना उसका हमें सफाई करनी पड़ती है। बाज़ का ये कहते हैं जी सैलाब आता है तो आपको नई जो है वो जो है वो मट्टी मिल जाती है, लेकिन बेशुमार जगह पे सैलाब जो है वो मट्टी सिर्फ नहीं छोड़ता, वो कीचड़ छोड़ता है, जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। तो अभी तो बहुत सारी जगह पे पानी उसी तरह मौजूद है। रिलीफ लोग वापस घरों को चले गए, बहुत सारे लोग। मैं सुबह खानेवाल जा रहा हूँ, आरफ वाले जा रहा हूँ, और हम वहाँ पे ये देख रहे हैं, वहाँ रिलीफ का हम कुछ काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमने देखा है कि एक माई ने हमें कल बताया, हमारे एक दोस्त को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो कहती है कि मैं घर आ गई हूँ, लेकिन चले मैं जब कैंप में थी मुझे खाना तो मिलता था ना, कुछ लोग ले आते थे रोज खाना। अब घर में आ गए तो लोग समझते हैं हम ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारी तो अब इनकम ही कोई नहीं है। तो ये है एक किस्म की एपिथी और बड़ी जो है वो मायूसी लोगों में घरों के जाने के बाद भी कि खाना किस तरह पूरा होगा। अगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग डोनेट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस पे रिलीफ के लिए भी काम किए, आप दौरे भी करते हैं, अगर लोग रिलीफ डोनेट करना चाहें तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मामूल से हट के आप समझते हैं कि फौरी तौर पे जिनको डोनेट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक ये आगाही हो सके? किचन की तमाम चीजें, मसाला जार से लेकर, दालों से लेकर, घी से लेकर, चीनी, पत्ती, ये तमाम चीजें, ये फौरी जरूरत की चीजें जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ साथ साबुन बड़े जरूरी हैं तमाम घरों के लिए, और जिसमें हाथ धोने वाला भी, कपड़े धोने वाला भी, और बर्तन धोने वाला भी साबुन, तीनों मौजूद हों। तो हम बेसिक्स की बात करते हैं, हम लग्जरी की बात नहीं करते, हम केचप की बात नहीं करते, हम मायोनेज की बात नहीं करते। हम कहते हैं जो बेसिक जरूरी चीज है, घी है, दाल है, या मसाला जात है, चावल है, आटा है, ये इस वक्त फौरी जो है वो पहुंचाने की जरूरत है, जिससे जो है वो कम से कम जो बुनियादी भूख है उसका थोड़ा उसके खात्मे में थोड़ी मदद मिल सके। अच्छा, मुतासरीन ये कहते हैं कि जो पैकेट, खाने के पैकेट हैं या जो दूसरी चीज़ें उनको दी जा रही हैं, इनसे ज़ाहिर है ये काफ़ी नहीं है इनके लिए। तो ज़िंदगी बहाल करने के लिए आप क्या कहते हैं, किस जगह पे हमें जाना चाहिए? व्हाट इज़ एग्जैक्टली नीडेड? अभी तो आप इमरजेंसी की बात करें, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एब्सोल्युटली, ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, और मैं बताऊं अगर पाकिस्तान के लोग हेल्प ना करें तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएं। ये हुकूमत नहीं है जो लोगों को बचा रही है, ये लोगों का लोगों से तल्लक है, ये पीपल्स टू पीपल्स सॉलिडेरिटी है। बेशुमार जगह पे लोगों ने खुद मदद की है, ये इमीडिएट सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो रियासत की मदद के बगैर नहीं हो सकता। वो प्राइवेट अदारे थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ये रियासत का काम है कि वो अपने पैसे गैर मुल्की कर्जाजात की अदायगी में देने की बजाय वहां सस्पेंड करें और वो लोगों पे खर्च करें। और जितना नुकसान लोगों को हुआ, अगर गुर्बत दूर करनी है, अगर थोड़ा आपने लोगों को आगे लेके जाना है, तो यहाँ पाकिस्तान तो चौथा मुल्क है जो क्लाइमेट डिजास्टर का शिकार है, और पाकिस्तान का दुनिया में हिस्सा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो बड़ी डिमांड है इस वक्त है, अमीर ममालिक पाकिस्तान से कर्जे की वापसी लेना 5 साल के लिए सस्पेंड करें। ये अगर वो सस्पेंड, हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं होगी, किसी इमदाद की जरूरत नहीं होगी, अगर ये सिर्फ अपना कर्जा लेना सस्पेंड कर दें और वो पैसा लोगों की फलाह पे खर्च हो जाए, हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। यही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब हम किसानों से बात करते हैं वो हमें ये कहते हैं कि ये जो सैलाब हैं 2010 के बाद, तो आप ये समझें कि हर 2-3 साल के बाद एक बड़ा सैलाब मामूल बन गया है, और अब तो हुकूमत और जो माहिरीन है वो ये ख़बरदार कर रहे हैं कि ये एक इट विल बी अ न्यू नॉर्मल, हर साल इस तरह के सैलाब आना। तो वो जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत हमें बचाने के लिए उनके पास कोई वो नहीं है। अगर 1987 में बंद तोड़ के शहर बचाया जाता था, तो 2025 में भी बंद तोड़ के शहर बचा के गांव डुबोए जा रहे हैं।
तो इसके लिए आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म करने के लिए, हमारे किसानों को बचाने के लिए कि हर साल फसलें तबाह ना हो, मिलियन ऑफ एकर्स, वो क्या ऐसा तरीकाकार हो सकता है जो आज इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए? देखिए, मैंने 1988 में जो शदरा में सैलाब आया था, हमने उस वक्त भी वहां पर जाकर वहां पर रिलीफ का काम किया था। शदरा डूबा हुआ था लाहौर के किनारे, और ये रूटीन बन गई है। और पहले चूंकि ज्यादातर सैलाब जो है ना वो सिंध और बलूचिस्तान में आए हैं, तो पंजाब के लोग थोड़ा सा, शुमाली पंजाब में थोड़ा सा होता था, जनूबी पंजाब में तो कभी बहुत कम हुआ है। ये पहली दफा काफी देर के बाद कि जो नॉर्दर्न पंजाब है इसमें इस किस्म की तबाही आई है, जिससे लोगों में थोड़ा शऊर आया है कि पहले भी सैलाब आते रहे हैं और हमें वही रोल अदा करना चाहिए जो हम पहले लोग करते रहे। तो हम ये कहते हैं, पहली बात कि आप दरियाओं का कुदरती बहाव साफ करें, वहां पे हाउसिंग सोसाइटियां बनाना बंद करें, ये रूडा बंद करें, ये जो एक्सटेंशन दी गई आपने जो अलीम खां की पाक व्यू को, उसको आप खत्म करें। आप किसी दरिया के रास्ते में किसी किस्म की तामीरात की इजाजत ना दें। मुसद्दक मलिक साहब तो बार बार ये कहते रहे हैं कि यार ये हाउसिंग सोसाइटियां ना बने। एक तो मैं समझता हूँ पहली बात कि कुदरती बहाव की रिस्पेक्ट करें, ये दरियाओं की रिस्पेक्ट करें। दरियाओं की जो खाली जगह है वो खाली नहीं होती, वो इमरजेंसी के लिए होती है। हमने रूडा में उस जगह जाकर जलसा किया जहां इमरान खान ने, जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा को गैर कानूनी करार दिया, वेरी नेक्स्ट डे इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उसी जगह चले गए और इन्होंने वहां जाके इफ्ताह किया रूडा का। हमने उसी जगह जाकर जलसा किया और मैंने उन्हें पूछा, ये इमरान खान साहब यहाँ आए थे तो अब क्यों नहीं है? कहते जी वो आए थे अपनी मशीनें लेकर, एक दिन किया काम तो वो हमारी जमीनों पर कब्जा तो जारी नहीं रख सकते, उन्हें तो लाखों टैंक चाहिए जमीनों पर कब्जा रखने के लिए। और फिर 1 लाख एकड़ पर एक नया शहर लाहौर बसाने की ये जो कोशिश थी, ये कितनी गलत बात थी। और अभी तक उसको जस्टिफाई करार दे रहे हैं कि जब हम बंद बना लेंगे। ये टूटने से ही बहुत नुकसान हुआ है, ये डैम बनने से नुकसान हुए हैं। इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं, डैम ज्यादा बना लिए थे, डैमों का पानी खुला तो अचानक पंजाब की तरफ पानी ज्यादा आ गया है। तो ये डैम भी सैलाब का बायस बन रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक तारिक साहब, आपने सैलाब से होने वाली तबाही और ख़ास तौर पे उससे जिस तरह किसान मुतासर हुए हैं और किसानों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस पर आपने बहुत तफसील से बातचीत की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलते हैं फोर्स्ड कन्वर्जन्स की तरफ। एक मौजू है जो कि बार बार साल में आता रहता है ख़बरों के अंदर, और अभी इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई है लीगल एड सोसाइटी की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस हवाले से हम ये रिपोर्ट में देखते हैं कि जो FCM का इशू है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स थ्रू मैरिज, यानी कि जबरी तौर पर किसी की शादी करना और उस शादी के थ्रू उसका मज़हब भी चेंज करना। तो इस रिपोर्ट में ये हमें डिटेल्स दी गई हैं कि वो क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लड़कियां ख़ास तौर पर, और वो लड़कियां जो कम उम्र लड़कियां हैं, वो किस तरह से टारगेट बनती हैं। और ये भी है कि जितनी स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड लड़कियां होती हैं वो होती है माइनॉरिटी ग्रुप्स की, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी या जो भी वो कम्युनिटीज़ हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं। वजूहात इस रिपोर्ट में एग्ज़ामिन की गई हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, तफसीली डेटा के थ्रू और रिसर्च के थ्रू ये बताया गया है कि क्या वो चीज़ें हैं जो हुकूमत कर सकती है और अदालतें कर सकती हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, और वो क्या वजूहात है कि ये प्रॉब्लम अब तक सोसाइटी में इतनी ज़्यादा गहराई से परसिस्ट कर रही है। इस रिपोर्ट के ज़रिए हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो शादी की जाती है, जो फोर्स तरीके से की जाती है, उसको या तो कन्विंस करके अंडर प्रेशर जो विक्टिम होता है उसको इस तरह से कन्विंस किया जाता है या ग्रूम किया जाता है, ख़ास तौर से अगर वो अंडर एज है, कि जो शादी हो रही है या जो कन्वर्जन हो रहा है वो मर्ज़ी के हिसाब से हो रहा है। इसका सबसे जो नुमाया एस्पेक्ट है वो ये है कि जो वल्नरेबिलिटी होती है विक्टिम की वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये वल्नरेबिलिटी किसी भी वजह से हो सकती है, मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। सबसे बड़ी उसकी जो हम देखते हैं कॉज वो है गुर्बत या कम उम्री, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया।
और इसका जो नतीजा होता है, उस नतीजे के तहत जो गुज़रती है विक्टिम पर, फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ट्रॉमा भी है, डिप्रेशन भी है, PTSD भी है, और काफ़ी ज़्यादा और बल्कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो लॉ एंड ऑर्डर का एक इम्प्लीमेंटेशन ना होना और उसके ऊपर एक ट्रस्ट उठ जाना विक्टिम का। इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हमने बुलाया है मलिहा ज़िया साहिबा को, जो कि डायरेक्टर हैं लीगल एड सोसाइटी की, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है NCHR के साथ कोलैबोरेशन में। मलिहा ज़िया, शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आई। मलिहा, हमें ये बताइए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि FCM में किए जाने वाले 2 बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिनको आप बोलेंगे। तो एक तो ये है कि मज़हब की जबरी तौर पर तब्दीली हो रही है, और दूसरी है कि जबरन शादी करवाई जा रही है। इन दोनों चीज़ों को कोर्ट के अंदर अदालती लेवल पे किस तरह से प्रूव किया जाए? फोर्स्ड कन्वर्शन थ्रू मैरिज के जो केसेस हैं, उसके जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो है कि आपको 2 अलग अलग क्राइम्स को प्रूव करने की जरूरत होती है। द मेन रीजन फॉर दिस इज कि हमारे पास कोई अलग सेक्शन नहीं है फोर्स्ड कन्वर्शन इन द पाकिस्तानी लॉ। सो इन फोर्स्ड कन्वर्शन ऑफ मैरिजेस, आपका सबसे पहले यू आर फोर्सफुली कन्वर्टेड, यानी कि आपकी सही वॉलंटरी मर्जी नहीं थी टू कन्वर्ट, या यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। एंड दूसरा है कि दैट इट इज अ फोर्स्ड मैरिज, कि मैरिज अगेन आपका सही कंसेंट नहीं था। सो व्हेन यू गो इनटू कोर्ट, नॉर्मली दे लुक एट कि मैरिज थी, लव मैरिज थी, नहीं थी, उनकी मर्जी की थी, डिड शी अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग और नॉट। लेकिन वो कन्वर्शन पर इतनी ज्यादा डिस्कशन एज सच नहीं होती, एंड द टू ऑफ देम टुगेदर एज वेल। दूसरा जो इशू व्हाट वी सी, इसके जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स्ड कन्वर्जन, the thing that all of the courts look for and the majority of the lawyers and the judges look for is the actual use of force. Use of force in the typical legal sense means physical force, yeah, any kind of threat or psychological harm where the other person or the victim feels that it is likely I or somebody else I love is going to be harmed. Now, जो majority cases होते हैं is actually no use of physical force itself. The girls are often exiting houses because, they have some kind of relationship with the person and not a romantic relationship. Some of the cases that we have seen are cases where in the neighborhood there was an uncle who's been taking them for many years for sweets. Unke saath wo nikal gaye. There's a khala or a khalu or somebody else, they know they've exited for there. Exited to go with them somewhere. Yeah, agar cases where they are even having a relationship with somebody, they exit. One girl left because he said, I bought your mobile phone, or she'd gone on a date. But at no point did they agree that we will leave our house to convert our religion and to get married to you. Right. So they left the house of their own free will. Now, which is where the problem comes in, because वो कहते हैं नहीं, वो तो consensually गए थे, willfully गए थे. But you're saying is कि, but what did they actually consent to? जो ज्यादा जरूरी सवाल है जो बाद में आता है, did they actually consent to all of this happening? And very often the answer is no. So जब आप survivor से बात करते हैं, any of the girls or women who have come back, they said no, because it's not the force, it's the absence of consent. In those circumstances, did they have access to free, independent counsel who could come and say, this is what you're agreeing to, this is etc., etc. And if you say no, I would take you from here safely. And in many cases, there's fear, okay, what will our family say? Because this is a patriarchal society, and a lot of the perpetrators depend on this. Because if these girls, if they wanted to be rescued, they have to call their families. Now, the families very often do not know, they're out with somebody, and they know their family is going to get angry with them. So it's, again, like I say, it's not the question about use of force. It's the question about absence of consent in these cases, in both to conversion and to marriage. अच्छा मलिहा साहब, ये जो फिनोमेना है फोर्स कन्वर्जन थ्रू मैरिज, इसके सदेबाप के लिए कौन सी लीगल या लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है जो कि पार्लियामेंट को करनी चाहिए? I think it's not just about laws, it's all about policy. We have no proper conversion of religion policy at this point in time. तो कोई भी आकर आपको पहला कलमा पढ़ा दे या any religious text and you're saying ये तो convert हो गए हैं. Now you look at international examples, Malaysia and other places where there's a proper confirmation, there's a course that they have to go through, there's a certification जिसके ऊपर आपके पूरे requirements होते हैं, which includes age, includes maturity, it includes questions about have you really converted, have you thought about that. There's no proper process that we have for conversion. And यही जो loophole है बहुत exploit होता है. You have all of these conversion centers, informal conversion centers in Pakistan जो उनको एक conversion certification दे देते हैं. So and so converted to Islam and such. They are now, her Muslim name is this. There's no authority, there's no oversight, there's no monitoring, there's no checking
whether this is a true conversion or a conversion with somebody who's fully and fully converting to another religion. So one, there's a policy where it comes to conversion. But dusra where it comes in is the lack of an actual specific law where it comes to recognizing that forced conversion through marriages needs a separate law itself. 2014 में Supreme Court की एक judgment थी, which is famously known as the minorities judgment, Justice Jalani, who I'm a huge fan of. लेकिन उसमें there was a statement which I disagreed with, where he said that we do not need a special law on forced conversions through marriage, because इतनी ज्यादा तादाद of cases नहीं होती. ज्यादा तादाद शायद ना हो, but the fact is उसका implication तो बहुत होता है. Because इसका implication is not just on the survivor herself, but the community at large. का backlash जो आता है is where the communities themselves, the religious minority communities, say it's better कि हम लड़कियों की हम जल्दी शादी करवा दें, better they are married off early to one of our community members rather than the potential of marrying outside our community, forcefully getting married or abducted. कहा जाता है from a diminishing community already, so if these girls are forcefully converted, then their children are also Muslim, which means उसके भी अलग implication. So इसका नंबर शायद कम हो, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. अच्छा, अदालती सर्टिफिकेट की सिफारिश की गई है, तो आप क्या समझती हैं कि जो भी केसेस हों मुबैना तौर पर जबरी मज़हब तब्दीली के या जबरी शादी के, उससे पहले जो है एक मजिस्ट्रेट या सेशन जज के सामने कोई वेरिफिकेशन का अमल होना चाहिए और उसके लिए उनको कुछ टाइम के लिए जो है एक सेफ जोन या शेल्टर होम में भिजवा दिया जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर फैसला कर सकें? जो कोर्ट के जो मैरिजेस हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ कोर्ट मैरिजेस आर नॉट अ लीगल term. Nowhere in the law will you find anything about court marriages. They just say कोई भी आपका निकाह पढ़ ले. Now, while this is useful in the case के particularly girls who are running away and adult women who have the capacity to say yes or no, जो खुद जाकर शादी कराने, they need a paper certification के निकाह आप पढ़वा रहे हैं in court. However, अभी तक, because this is a marriage, this is an interlinking issue of child marriages as well as forced conversion of marriages, because many of the cases are girls who are below the age of 18 in particular. कि court की कोई oversight नहीं होती. There's no sanction, there's no mandated deliberation. All they ask for is some proof of age. Now, proof of age, now child marriage law में or rules में सिंध में for example लिखा हुआ है any document showing their age. Now, what they are using is जो conversion certification है, जो stamped होती है from any kind of दरगाह or anyone, उसके ऊपर age 18 लिखा होता है, they कहते हैं ये 18 साल की उम्र की है. Now, the people in court, the magistrates and oath commissioners are looking at it, they don't bother going beyond that. So there's no mandate or repercussions for them as well. And that is something I think कि जो हमने बहुत ज़्यादा focus करना है from the court perspective as well. कि इस hierarchy में, इस process में, how do we actually stop this from happening? मलिया, हम ये देखते आ रहे हैं कि जो बच्ची होती है अक्सर वो एबडक्ट कर ली जाती है एक सूबे से और ले जाई जाती है दूसरे सूबे में, और उधर जाके फिर किसी लोकल रिलीजियस क्लरिक के अंडर उसकी मज़हब भी उसका सो कॉल्ड तब्दील कर लिया जाता है और शादी भी रजिस्टर कर ली जाती है, हालांकि वो माइनर भी है. तो सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई इंटर प्रोविंशियल मेकनिज़म्स या कोई टास्क फोर्स, कोई SOPs मौजूद हैं जिसके तहत हम ये प्रोटेक्शन दे सकें बच्चियों को जो एबडक्ट हो रही हैं और जो विक्टिमाइज़ हो रही हैं FCM में? क्या NCHR इसके अंदर मदद कर सकता है कोई टास्क फोर्स बनाने के अंदर? Answering your second part of your question first, absolutely. I think NCHR and commissions of the child and commissions on the status of women and minorities, absolutely उनको एक task force बनानी चाहिए to kind of resolve this issue. Main जो issue आ जाता है is because हमारे हर province में अलग-अलग age है of child marriage. अगर पंजाब, KP, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में 16 years है और सिंध में 18 years है, लेकिन reality है courts में हर जगह flexibility, वो कहते हैं age of puberty हम मान लेते हैं. इसका मेन जो इशू है बिकॉज जैसे कि अगर इफ देयर बीन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप तो हम उसको लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं, और खासतौर पर अगर कोई बच्चे हों दे हैव टू बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वैलिड और इनवैलिड यूनियन, जो भी है डिपेंडिंग ऑन व्हिच कोर्ट यू आर टॉकिंग अबाउट एज वेल. सो जब सिंध में चाइल्ड मैरिज का लॉ सबसे पहले पेश हुआ था, देयर वर 2 sections in it. One which said कि this marriage should be declared voidable, कि the family itself or the girl itself can say कि ये valid marriage थी या void marriage थी, which is the 3 terminologies that we have in Islamic law as well. And दूसरा कि any children born out of this marriage should be considered legitimate. वो 2 sections निकाले गए. Now, इसका जो मायने है कि a lot of people still feel कि a lot of the families still feel कि in a society such as Pakistan it's better कि शादी considered हो, because अगर intercourse हो गया है that's still legitimate as opposed to
out of marriage intercourse as well, especially if there are children coming out of that, के उनकी rights of inheritance, उनकी legitimacy. There's a lot more to it than just that simplistic principled notion as well. इनका prevention इसी से ही होता है, because सिंध में अगर 18 साल की उम्र है, then they'll take them to Punjab या KP or Balochistan, where the laws or the practices are a lot more lax than they are in other areas as well. Now, on a discretionary case to case basis, आपकी पुलिस के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रिकवरी करने के लिए you have to get a high court approval, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है. Now, as a result of that, the child who is in the custody of the kidnapper and the abductor and the rapist, जो कुछ भी हो चुका है, there develops a certain Stockholm syndrome. There develops a sense of feeling desperate and despondent and reliant on the only person who seems to be helping you, and that's cancer looking after you, because it just becomes this psychological kind of dependence on them. And tisra, that increases the amount of violence and the time of violence that that victim will continue to suffer through. Now, ideally, in an ideal world, there should be the same age of marriage, and there should be the same level of requirement for conversion and certification across the country. But in the meantime, we have to come up with certain ways and mechanisms to be able for the governments to work together. एक recommendation जो हम लेकर आ रहे हैं under NCHR and through the Legal Aid Society, my organization, is to say कि जब child marriage या forced marriage या conversion, which comes under is a constitutional fundamental violation under Article 20 of the Constitution of Pakistan, that crime should be considered to have started from when she left her home, and उसकी jurisdiction कहाँ पर है. यानी कि if a girl who is in Sindh and is taken away, abducted or enticed or incited, because these are all terminologies that exist in the Pakistani law, from her home in Sindh, that crime should have considered to have started there. यानी कि ये हम सिंध के courts में हम लेकर जा सकते हैं, and not where that marriage actually happened, which is in, let's say, Punjab. So what we are seeking currently is to work with the government and say कि आप इस law को amend करें to cater for this in specific. अच्छा, अगर हम रिपोर्ट को देखें तो उसमें रिहेबिलिटेशन के लिए काउंसलिंग पर, सेफ हाउसेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. तो क्या जो मौजूदा कवानीन में जो विक्टिम सपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं या उसकी जो क्लॉजेज़ हैं वो नाकाफ़ी हैं, और अगर ऐसा है तो बेसिकली कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे आप समझते हैं कि खिलाफ मौजूद है जिसको पुर करने की ज़रूरत है इस हवाले से? Absolute geographical reach तो बहुत कम है. अगर हम सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, आपके safe houses are very far and few between, mostly district based rather than divisional based rather than a district based. So आपके पास तादाद कम है, and उसके पास unfortunately safe houses or shelter homes के पास resources नहीं है to rescue someone on an immediate basis and bring them to this shelter home as well. So we do need to explore ways to make sure that there's more crisis centers at all levels and districts to cater to the number of cases of women who are trying to escape not just child marriages, but also abusive situations and other forms of gender-based violence. Now, where it comes खास तौर पर minority girls and women के साथ, and खास तौर पर जो forced conversion के cases हैं, there have been a lot of reports from the religious minority communities who say कि safe house and shelter homes के अंदर भी these girls are further discriminated against. यानी कि या तो ये from other women and girls in the safe houses who are Muslim, who say इस्लाम कबूल कर लिया है, बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ो हमारे साथ. अब if you don't continue with Islam, now you said it, now you are Muslim, and if you detract against it, इसका है there's the punishment is death. So there's the women around you who then reinforce that messaging जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा common है. But additionally, there have been many complaints where some of the shelter homes, they say, favor the husband and the perpetrator's family and the lawyers as opposed to the girl and her family herself. Where they say कि हाँ ठीक है, honor killings are risky, so we can't allow her to meet her family, but they don't recognize कि वो rape and Stockholm syndrome का risk है, where they continue to allow her to meet the perpetrator's family or the accused family and their lawyers and all of that. So they don't allow, there's no proper principle. Okay, there's an independent counseling from civil society or psychologists, but there's a conflict of interest. There's risk around that, absolutely, whichever way you take it at. But the minority groups have come out and said this again and again and again. They said, "Hamare paas, you need equal access for the girl to feel confident that she will be accepted back into her community, to have that kind of faith and that independent counseling from people from her own community." Also, they have said at the same time, we do need
shelter spaces and shelter houses and safe houses which cater to minority girls separately. जहाँ minority members के ही staff हो, जहाँ उनके religion के books भी available हो, as well as teaching over there, because everywhere else आपके पास कुरान होता है, आपके पास मौलवी आता है, but you don't have it for any other religion. अच्छा मलिया, मीडिया का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल आता है, क्योंकि मीडिया में हम देखते हैं जो रिपोर्टिंग होती है FCM पे, फोर्स कन्वर्जन या फोर्स मैरिज, तो इसके अंदर काफ़ी सेंसेशनलिस्ट और सनसनी तौर पे ख़बरें शाये की जाती हैं, एयर की जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं किस तरह से मीडिया इसको हैंडल करे, किस तरह से अपना किरदार अदा करे? देखिए, I think absolutely the news should be reported, must absolutely be reported. But rather than making it victim-centric, it should also be perpetrator-centric. Because you have all of these, did she consent, did she not consent, was it a love marriage, was it not? You kind of turn it into a love story instead of an actual story where the girl has been abducted, raped, Stockholm syndrome, all of that. वो उस तरह की fair reporting we find a lot नहीं होती. Now, what happens with that situation is कि आपके पास जो potential perpetrators हैं, they get excited by the idea, oh, we can do this as well, or ये हम भी कर सकते हैं without liability. We will be seen as heroes instead of, villains in this scenario as well. खास तौर पर जो perpetrators who genuinely believe, and then there's a whole group of people who believe that उनको सवाब मिलेगा for convincing someone to become Muslim. Convincing or forcing, it depends on the scenario as well. So when they read this, it gives them, it gives them that courage. It also, frames it as a love story. It frames it as a potentially good thing. And that really becomes a problem as well. So focus on the perpetrator, focus on the potential harm that has come to the victim, use the right terminology as well. शुक्रिया बहुत बहुत मलिहा, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें बताया कि FCM के हवाले से आपने डिटेल रिपोर्ट जो आपने बनाई है NCHR की मदद के साथ, उसमें क्या क्या मौजूद है और क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। आप देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।